बच्चों, बुरहान मुंबई महानगर पालिका की ओर से मैं मीनल पाटिल आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं इकाई पहली कविता 11वीं निर्माणों के पावन युग में। बच्चों, जिसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ। वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम परिपूर्ण दिखाई देता है। बच्चों, यह गुण वाजपेयी जी को विरासत में मिले हैं। विरासत का मतलब है उनके जो पिताजी थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी, उनमें काव्य रचनाशीलता का गुण था जो अटल बिहारी जी को वो विरासत में मिला। वो वहां तब के जाने माने कवि थे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान। बच्चों, कविता के बारे में उनका कहना ऐसा था कि रस को अनुभूति देने वाली कविता होती है। रस को अनुभूति करने वाली कविता होती है, यानी कविता में रसानुभूति होती है। सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली कविता होती है जो लोगों को बहुत सुंदर अर्थ और उसके साथ साथ लोकोत्तर आनंद भी देती है, जो अनंत काल तक वो रहता है। इस तरह इस कविता में वाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से देश प्रेम के साथ साथ हमें कौन से गुण होने चाहिए, क्या आवश्यकता है, नूतन अनुसंधान तो चाहिए ही, नूतन अनुसंधान यानी नई खोज, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह मनुष्य को नैतिक गुणों की भी आवश्यकता है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस पद्य में हमें बताया है। उन्होंने 4 बातें इस पद्य में कहने की कोशिश की है। नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान के साथ ही साथ चरित्र निर्माण को विशेष महत्व उन्होंने प्रदान किया है। ये क्या है? नूतन अनुसंधान का मतलब है नई खोज। चरित्र निर्माण का मतलब है हमारा अच्छा आचरण। बच्चों, आज हम पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भौतिकता की हम सुविधाएं सब हमें चाहिए, भौतिकता यानी संसारिकता सब हमें चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल में हम अग्रसर हो रहे हैं, हम मंगलयान पर जा चुके हैं, आगे भी हम बढ़ रहे हैं, यानी सब नया अनुसंधान हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ नैतिकता और चरित्र निर्माण की भी आवश्यकता हमें है। और यही बात इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताई है। बच्चों, मैं कविता शुरू करती हूँ। 2-2 पंक्तियों के साथ उसका अर्थ भी मैं आपको बताती हूँ। आने वाले कठिन शब्द का अर्थ भी आपको समझाती हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। बच्चों, निर्माणों का मतलब है रचना करना, विकास करना। पावन यानी पवित्र, चरित्र यानी अच्छा आचरण। तो यहाँ कहा है निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हमें अपना विकास तो करना है, देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें चरित्र निर्माण नहीं भूलना है। चरित्र निर्माण के लिए मैंने आपके सामने बच्चों 2 हमारे नेताओं की तस्वीर रखी है। वो इसलिए रखी है कि हमारा चरित्र भी शुद्ध होना चाहिए। जो व्यक्ति हम कभी नहीं भूलते, जो इतिहास में अमर हो गए हैं, क्यों? उनके चरित्र निर्माण के कारण। उनके गुण जो है हमें आज भी आदर्श दे रहे हैं और आगे चलकर भी वो आदर्श देने वाले हैं। तो दूसरे पंक्ति में कहा है स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, मैं, मेरा, मुझे, इसके सिवा किसका और न सोचना, किसी के बारे में न सोचना। तो यहाँ कवि ने कहा है कि सिर्फ स्वार्थ साधना में मत रहो, तो वसुधा का कल्याण न भूलो। वसुधा यानी पृथ्वी, धरती माता का कल्याण हमें नहीं भूलना है, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। सब व्यक्ति अपने लिए ही जीते हैं,
यह हमारा स्वार्थ है, लेकिन कभी कभी स्वार्थ को छोड़कर हमें समाज के उत्थान और विकास को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने आपको वो 2 चरित्र रखे हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनसे हम आदर्श ले रहे हैं, जिनसे हम आदर्श लेकर चरित्र निर्माण हम कर सकते हैं। इस कविता में कवि ने ज्यादा से ज्यादा हमें यही कहने की कोशिश की है कि हमें कल्याण करना है, अपने साथ साथ हमें वसुधा का भी कल्याण करना है, वह भूलना नहीं है। वसुधा यानी पृथ्वी, विश्व, सिर्फ मैं, मेरा, मुझे, इसके अलावा हमें समाज और समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी हित हमें देखना है। आगे की पंक्तियां, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। अगम यानी अपार, अपार यानी जिसका कोई पार नहीं है, और दूसरा है अगाध। अगाध उसे अथाह कहते हैं। अथाह यानी मराठी में जिसे हम खोल कहते हैं। जैसे सिंधु यानी सागर, अगर हम सागर में देखेंगे तो वो अपार है, अगाध है, और इसके साथ ही साथ उसमें लहरें आती जाती है। कभी कभी बहुत बड़े लहरें आती है, कभी कभी छोटी छोटी लहरें आती है। यानी सागर में हम देखेंगे तो सागर में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। उसी तरह लेखक ने हमें कहा है कि हमारा जीवन भी सागर की तरह है, समुद्र की तरह हमारा जीवन है, जहां लहरें उठती है, आती है, जाती है, और हमारे जीवन में वैसे ही संघर्ष आते हैं और जाते हैं। लेकिन किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। डूबना यानी डूब जाना, वह संघर्ष पार किए बिना ही चले जाना, माघार जिसको कहते हैं, वो नहीं करना है। मझधार यानी बीच लहरों में। अगर हम साहसी है, धैर्यवान है, तो हमें डूबना मंजूर नहीं है। मझधारों में यानी बीच के धारों में हमें आधा अपना जो ध्येय है वो आधा छोड़कर हमें पीछे नहीं हटना है, हमें वो अपना कार्य पूरा ही करना है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहसी व्यक्ति कभी भी अपना काम आधा छोड़कर पीछे नहीं हटते, वो अपना काम पूरा ही करते हैं। मझधार इसका मतलब बच्चों लहरों के बीचों बीच, और साहस यानी हिम्मत। हिम्मत से हमें डट कर आए हुए संकट को, जीवन के संकट को हमें पार करना है। जीवन में संकट आते ही रहते हैं। आगे की पंक्ति इस तरह है, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल यानी बहुत ही कठिन, जो पेचीदा है, जो हम सहज तरीके से हम पार नहीं कर सकते, ऐसी समस्या है, वो सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। यानी वो हमें सुलझानी है नूतन अनुसंधान से। नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी खोज। नए खोज से हमें क्या करना है, वो जटिल यानी पेचीदा कठिन समस्या हमें सुलझानी है। यानी जीवन में अगर जटिल समस्या, पेचीदा कठिन समस्या आ जाए तो हमें हार नहीं माननी है, तथा अनुसंधान यानी खोज करके हमें समस्या सुलझानी है। बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में कोरोना का कितना भयंकर संकट आ रहा है, आज शुरू है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस समस्या का सामना कर रहे हैं और समस्या का हल निकाल रहे हैं। आज हम बच्चों तुम्हारे पास आने के लिए बहुत सारे परिश्रम और तकलीफों से आपके पास आने की कोशिश करते हैं। आपको यह पाठ के माध्यम से आपके पास ज्ञान लेकर जाने की हम कोशिश करते हैं। वैसे पुलिस जो है, उसके साथ नर्स, डॉक्टर्स और सब हमारे समाज के विभिन्न व्यक्ति समाज का कार्य अच्छी तरह पार हो जाए इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह जटिल समस्या हमारे सामने है, लेकिन हमने हार नहीं मानी है, हम उस पर मात करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कविता आज के लिए भी आपको लागू है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल समस्या हमें पार करनी है, उसको पार करके हमें आगे जाना है बच्चों, और नूतन अनुसंधान नहीं भूलना है, यानी इसके साथ ही साथ नई खोज करनी है। आगे हम देखेंगे, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। बच्चों, फिर से वही 2 पंक्तियां जो शुरुआत में है कि हमें रचना करनी है, नया कार्य करना है,
उत्साह से करना है, तेजी से आगे बढ़ना है बच्चों, ये सब करना है। हमें पढ़ाई भी करनी है, शिक्षा भी हासिल करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। चरित्र का मतलब है अच्छा आचरण। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने के साथ साथ वसुधा के बारे में भी हमें सोचना है। तभी हमारी शिक्षा परिपूर्ण शिक्षा होगी। वाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों आपको योग्य मार्गदर्शन इस कविता में किया है। आगे की पंक्तियां, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। बच्चों इसका मतलब ऐसे कि गिटार जो होती है, वो गिटार, उसमें तार होते हैं और उसके तार जब हम बजाते हैं तो उसमें झंकार उत्पन्न होता है। झंकार का मतलब है झन झन का स्वर। अब इसमें आपको 4 गुण दिखाई देते हैं, शील, विनय, यानी अच्छा आचरण, विनय यानी विनम्रता, नम्रता, श्रेष्ठता यानी आदर्श, अच्छा आदर्श, उत्तमता, उत्तम गुण, और श्रेष्ठता यानी आगे आगे बढ़ना, उत्तमता, श्रेष्ठता यानी उत्तमता, आदर्श यानी अच्छे अच्छे गुण जिसके हम आदर्श लेते हैं, आदर्श के साथ हम चलते हैं, आगे होते हैं। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जिस तरह गिटार में तारों के साथ हम तार बजाते हैं तो वो तार बहुत ही सुंदर स्वर उत्पन्न करती है। सुंदर स्वर से झन झन का स्वर, झंकार, झन झन का स्वर हमें सुनाई पड़ता है। उसी तरह अगर हमें अच्छे गुण है, अच्छे गुण यानी शील हमारा अच्छा है, यानी हमारा अच्छे गुण है, हमें अच्छा आचरण है, हम परस्पर सहयोग करते हैं, सदाचार है, सत्यवादता है, निष्कपटता है, यह नैतिक मूल्य हमें है, विशालता है, उदारता, प्रेम, सहिष्णुता, भूत दया, ऐसे अच्छे अच्छे गुण हमें है और हम सबके साथ विनम्रता से पेश आते हैं, हमारे अंदर आदर्श है, अच्छे आदर्श है, तभी हम श्रेष्ठता को पार करके आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। क्या है उदाहरण? तो जैसे गिटार के तार होते हैं और गिटार के तार से सुंदर स्वर बाहर आते हैं, स्वर हमें मधुर लगते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अगर शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता ऐसे गुण होंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। और इतना ही नहीं, यह सुंदर जीवन समाज और राष्ट्र के लिए भी आदर्श बनेगा और हम श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों सिर्फ बहुत पढ़ाई की इसका मतलब हम बहुत सुंदर है ऐसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा तभी हम सुंदर कह सकेंगे उस शिक्षा को जब वो शिक्षा हमारे साथ साथ, हमारे विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो। यही इस पंक्तियों में हमें कहने की कवि ने कोशिश की है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? अगर नैतिक गुण आपके पास नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको दूसरों का मान सम्मान करना, दूसरे के प्रति प्रेम से बोलना, दूसरों को दुख में सहभागी होना, दूसरों का दुख दूर करना, यह अच्छी नैतिक गुण आप में अगर नहीं है तो आपकी शिक्षा सच में अर्थपूर्ण है? यह आप ही सोचिए, और यह सोचने के लिए कवि ने हमें मजबूर किया है। आगे की पंक्तियां, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूली। कीर्ति कौमुदी का मतलब है कीर्ति यानी यश, कीर्ति यानी यश, कौमुदी यानी चांदनी, गरिमा यानी महिमा। तो यहाँ कवि ने कहा है हमें यश प्राप्त होता है, यश के चांदनी में हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। हम चाहे मंगल ग्रह पर पहुंचे या और अच्छे अनुसंधान करें, हम सब राष्ट्र से आगे पहुंचे, यह बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे संस्कृति का हमें मान सम्मान रखना है। बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, ये बहुत ही अभिमान की बात है, क्योंकि हमारा भारत संस्कृति से परिपूर्ण है। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो इतनी जातियां, इतने धर्म कौन से भी राष्ट्र में नहीं है, इतनी विविधता जो कौन से भी राष्ट्र में नहीं है जितनी हमारे भारत देश में है। फिर भी हमारा भारत देश एकता के साथ
बहुत ही सुंदर तरीके से रहता है। तो हमें हमारी संस्कृति का सम्मान करना है। हमारे भारत में विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व को प्रभावित किया है। हम सारे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो विविधता से परिपूर्ण है। अनेक धर्म, जाति, वेश, जिस कारण भारत की संस्कृति बहुत ही महिमापूर्ण है। महिमा यानी महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। इसका अभिमान हमें रखना चाहिए और इसका अभिमान हम बच्चों रखेंगे, क्योंकि भारत जो है बहुत ही सुंदर देश है। इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक देश भी है। आगे देखेंगे, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। फिर से वही दो पंक्तियां लेखक ने हमें बार बार याद दिलाई है कि बच्चों, हमें निर्माणों के इस पावन युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ते साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। हमारे चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी शिक्षा हमारे साथ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमारा चरित्र अगर अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो बच्चों हमारी शिक्षा की कोई भी उसका शिक्षा हमारी व्यर्थ है। समाज में और राष्ट्र के लिए हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारा चरित्र भी आवश्यक है, क्योंकि आज के हम जो विद्यार्थी हैं वो कल के आदर्श बनने वाले हैं। आज हम पुराने इतिहास के जो लोगों को देखते हैं, उनका आदर्श हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि इनमें ये अच्छे गुण कैसे आ गए। बच्चों, ये गुण उनमें आने के लिए उन्होंने बचपन से ही परिश्रम किया, अच्छे आदर्श अपने सामने रखे, जिस कारण वो आदर्श की मूर्ति बन गए और आज हमारे इतिहास में वो चमक रहे हैं। उनकी मृत्यु हो गई है कब की, फिर भी वो आज इतिहास के रूप में अमर है। अमर होना उनके शिक्षा के साथ साथ उनका अच्छा आचरण भी है। बच्चों, आगे देखेंगे, आविष्कारों की कृतियों में अधिमानव का प्यार नहीं है। हम आविष्कार कर रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन उस आविष्कार में, खोज में अगर मानव का प्यार नहीं है, यानी मानव के लिए जो आवश्यक है वो आवश्यक बात उसमें नहीं है, तो उस खोज का कोई भी उपयोग नहीं। जो खोज मानव के कल्याण की नहीं है, मानव के उपयोग की नहीं है, तो उस खोज का क्या उपयोग है। जिसमें मानव का कल्याण हो वही खोज हमें आवश्यक है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजन यानी नया, सृजन यानी नया कुछ अच्छा खोजना, और सृजनहीन का मतलब है जिससे कुछ गलत हो रहा है, जिससे कुछ गलत हो रहा है, तो हमें सृजनहीन नहीं होना है। हमें सृजन करना है, नई खोज करनी है, नई नई बातें हमें आगे लानी है। लेकिन बच्चों, अगर उसमें विज्ञान का विकास नहीं हो रहा है और जो विज्ञान हमें प्राणी मात्र का उपकार नहीं कर रहा है, अगर वो विज्ञान अगर प्राणी मात्र का उपकार नहीं कर रहा है, तो वो व्यर्थ है। व्यर्थ इसका मतलब बच्चों निरर्थक है, वो निरर्थक है। तो हमें ऐसे सृजन करना है, ऐसी अच्छी बात आगे बढ़ानी है जो प्राणी मात्र का कल्याण करे, हमारे मानव जीवन में प्रेम इस्तेमाल करें। बच्चों, आपको पता है अणु के बारे में हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। 1974 में ही हमने अणु का प्रयोग किया था प्रथम, और प्रयोग करके हमने सिद्ध कर दिया है कि अणु में हम क्या है, अग्रसर है। लेकिन भारत ने शांतता के लिए अणु और विकास के लिए अणु, यह तत्व अपने सामने रखा है। यानी हम अणु का इस्तेमाल सिर्फ शांति रखने के लिए वो सिर्फ हमने बनाया है, हम कभी इसका इस्तेमाल खुद स्वयं प्रथम नहीं करेंगे। और विकास के लिए अणु यानी खेत में या और किसी मेडिकल में जब उसकी आवश्यकता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और भारत ने जैसे बोला वैसे ही भारत आज कर रहा है, अनुसंधान की, सृजन किया है, अणु की निर्मित की है, सब हमारे पास बच्चों आज तैयार है। लेकिन हमारा भारत देश जो आध्यात्मिक है, परंपराओं से परिपूर्ण है, विविधता से भरा हुआ हमारा भारत देश जो है, वो हमारा भारत देश ने कभी अणु का गलत इस्तेमाल नहीं किया। यही यहाँ कवि ने हमें बताया है कि सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। ऐसा विज्ञान मत उत्पन्न करो जिस विज्ञान से मनुष्य की हानि हो।
मनुष्य की हानि हो, मनुष्य नैतिकता से भ्रष्ट हो जाए, ऐसी हमें विज्ञान आगे बढ़ाना नहीं है, वैसा अनुसंधान वैसी कृति हमें नहीं करनी है। आगे, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। बच्चों, इसमें भौतिकता शब्द आई है। भौतिकता का मतलब है सांसारिकता। सांसारिकता यानी आज जो हम संसार में उपभोग ले रहे हैं सब चीजों का, हमें मोबाइल चाहिए, हमें टीवी चाहिए, हमें तंत्रज्ञान विकसित चाहिए, घर में सब तंत्रज्ञान, हमें लगता है कि सब जो दूसरों के पास है वो सब हमारे पास आ जाए, सब हमें समझ में आ जाए, सब हमें चाहिए। इसके लिए हम दौड़ रहे हैं, सुखों के पीछे हम दौड़ रहे हैं। 11:30 पर्यंत आगा तो दीदीने मला मास दिला, मी मासला लावून गेली म्हणून में हम हाँ दौड़ रहे हैं। इस भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। बच्चों, उत्थान यानी उन्नति, उन्नति, उत्थान यानी उन्नति। हमें बच्चों सब चाहिए। संसारिकता, भौतिकता में हम सब डूबे हुए हैं, मैं, मेरा, मुझे, हमें सब चाहिए बच्चों। लेकिन कवि ने देखो क्या कहा है, कवि ने कहा है भौतिकता के उत्थान में करो तुम भौतिकता, संसारिकता में आगे बढ़ो, सब चीजें इस्तेमाल करो, सुखों का उपभोग करो, उत्थान करो, जीवन में अपना विकास करो। लेकिन बच्चों, जीवन में जो अच्छे गुण चाहिए उसको मत भूलो, उसको अभी उत्थान रोज होना चाहिए। आपके जो दुर्गुण है वो दुर्गुण को आपको धीरे धीरे क्या करना है, दूर करना है और अच्छे गुण को लाना है, हमारा चरित्र अच्छा बनाना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है। बच्चों, मनुष्य तभी याद रहता है, सब लोग तभी उसका आदर करते हैं जब वो जैसे बोलता है वैसी वो कृति करता है, तभी उसका आदर्श बन जाता है, वो समाज में नमस्कार के योग्य हो जाता है, तभी हम उसको आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो बोलता अलग है, करता अलग है और विचार अलग करता है, तो वो कभी भी आदर्श नहीं बन जाता। तो यहाँ कवि ने कहा है संसारिकता चाहिए, आगे बढ़ो, संसारिकता में हम उत्तेजित होने चाहिए, उन्नत होने चाहिए, उत्थान हमें करना है। लेकिन उसके साथ ही साथ बच्चों, हमें अपनी भी उन्नति करनी है। अपनी उन्नति का मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचते सोचते अच्छे गुणों के बारे में सोचो, मुझ में कौन से अच्छे गुण चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो रहे हैं, मेरे कुटुंब के लिए उपयोग है, मेरे समाज के लिए उपयोग है, मेरे राष्ट्र के लिए उपयोगी है, वो गुणों का भी उत्थान हमें आवश्यक है। बच्चों, बार बार कवि पहले दो पंक्तियां बार बार दोहरा रहे हैं, अंत में कवि फिर से हमें कह रहे हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। बच्चों, अंत में कवि यही कहते हैं कि निर्माणों का ये युग है, हमारा युग, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये निर्माणों का युग है, नए नई क्रांति हम कर रहे हैं, सब तरफ से हमारी क्रांति हो रही है, खेती में, ग्रह तारों में, विज्ञान में, तंत्रज्ञान में, सब जगह से हम अपनी विकास कर रहे हैं। यह पावन युग कहाँ है, पावन यानी पवित्र युग कहाँ है, निर्माणों के इस पावन युग में पवित्र युग है हमारा ये। लेकिन बच्चों, हमें चरित्र निर्माण को नहीं भूलना है, यानी हमारे चरित्र पर भी ध्यान दो। बच्चों, चरित्र पर ध्यान यानी छोटी छोटी बातें आपको मैं बताती हूँ। हम जब पाठशाला में जाते हैं तो छोटी छोटी बातों में एक को दूसरे को बातें करना, इसकी बातें उससे कहना, पेन के लिए, पेंसिल के लिए झगड़ा करना, एक दूसरे को गालियां देना, बच्चों ये अच्छे गुण नहीं है। यहाँ इसलिए ये निर्माणों के पावन युग में, क्योंकि आज के आप बच्चे जो कल के हमारे आधार हैं, भारत के आधार है, अब स्तंभ हो, अगर आप ही ऐसी गलत बातें करेंगे तो गलत बातों से आपके अच्छे गुण कैसे आएंगे। तो अच्छे गुण आने के लिए हमें इस पाठ में से, कविता में से हमें अच्छे गुण लेने हैं। नम्रता, अगर शिक्षक हम पर गुस्सा होते हैं, अगर शिक्षक हमें कुछ बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो क्या होता है जो हमारे आगे के जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है। आज आपको लगता है कि इस बात की कोई जरूरत नहीं, ये सुनना कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये आज के लिए नहीं बच्चों, ये आपको कल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो बड़े बड़े लोग बने हैं, जो आदर्श हमारे सामने हैं, वह ऐसे ही नहीं बने हैं, बचपन से उन्होंने सबका मान सम्मान किया है, सबके अच्छे गुणों को अपनाया है, जिस कारण, अच्छे गुणों के कारण बच्चों ये आज बहुत बड़े आदर्श हमारे सामने हैं। आप भी बच्चों अगर निश्चय करें और रोज आप निश्चय करके सोचे कि रोज मैं अपने जीवन में एक अच्छा गुण लाऊंगा, मैं किसी के साथ बिना कारण झगड़ा नहीं करूंगा, गंदी गंदी जो बातें मेरे मुंह में आती है, गलत बातें,
वो मैं सामने मेरे मुंह में नहीं आने दूंगा। सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिसको मदद चाहिए अगर वो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो मैं मदद करूंगी। ऐसे छोटी छोटी बातें अगर आप बचपन से ही छोटे स्कूल में सीखेंगे तो बच्चों अपने आप आपका गुण जो है, अच्छे अच्छे गुण आप में आ जाएंगे। और कवि ने जो कविता बनाई है शब्द जो है निर्माणों के पावन युग में, वे सच में आप में उतर गई ऐसा मैं समझूंगी। बच्चों इस तरह यहाँ कविता का जो मैंने अर्थ है आपको बता दिया, शब्दार्थ भी आपके सामने है। सिर्फ इस कविता में क्या बताया है, ये सिर्फ महत्वपूर्ण चार जो यह ध्यान में रखो। नूतन अनुसंधान, इसका मतलब नई खोज। संस्कृति का सम्मान, यानी हमारी भारतीय संस्कृति जो है ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूरे विश्व में प्राचीनतम संस्कृति में से एक संस्कृति है। उसके साथ साथ अनेक विविध भाषाएं, विविध धर्म, परंपराएं, साहित्य, उसके साथ ही हमारा पहराव, खाने पीने का ढंग, सब हमारा सबसे अलग अलग है। फिर भी हम सब जन एक साथ रहते हैं और फिर भी हमें एकता है, राष्ट्रीय एकात्मता है। यह हमारे भारत की विशेषता है। आप जग भर में पूरे विश्व में से सारे राष्ट्र का अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारा भारत देश में जितनी विशेषता है वैसी विशेषता और कोई भी राष्ट्र में नहीं है। इसलिए बच्चों भारत के संस्कृति का सम्मान करो। हमारी संस्कृति का सम्मान तो बाहर के विदेशी लोग भी कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को मान दे रहे हैं। तो हमें भी हमारी संस्कृति के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। जगत का कल्याण उत्थान करना, जगत का कल्याण यानी सिर्फ मैं, मेरा, मुझे, इसके अलावा हमें जगत के कल्याण के बारे में भी सोचना है। उत्थान यानी उन्नति, विकास के बारे में ही सोचना है। अपने लिए तो सब जीते बच्चों, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सच्चा जीवन होता है, वही आदर्श जीवन होता है। यह बातें यहाँ कवि ने कही है और अंत में उन्होंने कहा है इसके साथ ही साथ हमें चरित्र निर्माण को महत्व देना चाहिए। चरित्र निर्माण यानी बच्चों अच्छे गुण, अच्छा आचरण। मैंने आपको बताया था कि अच्छे अच्छे गुण यानी कौन से गुण, तो विशालता, उदारता, प्रेम, सहिष्णुता, भूतदया। भूतदया का मतलब है प्राणी मात्राओं पर भी प्रेम करना। और सच में हमारे भारत में भूतदया यह संस्कृति है। हम प्राणी मात्राओं पर भी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। परस्पर सहयोग करना, सदाचार, अच्छा आचरण, सत्यवाद, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, निष्कपटता, किसी के प्रति कौन सी भी मन में भावना, दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए। यह नैतिक मूल्य हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। बच्चों इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो सिर्फ वक्ता ही नहीं थे तो सुंदर कविताएं उन्होंने बनाई है। और उनकी कविता में राष्ट्र प्रेम बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। उनकी कविता जो है 51 कविताएं संग्रह जो है, मेरी 51 कविताएं, बच्चों अगर आपको नेट पर वो कविताएं मिले तो सच में उसका पठन करो। बहुत ही सुंदर कविता है। वो कविता पढ़ते ही उनके दिल में हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या भावनाएं हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस कविता में दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी बहुत सुंदर रहा है। प्रधानमंत्री जब वो थे उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यकाल किया है। अब अंत का हमारा जो है स्वाध्याय, जिसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे बच्चों। इसमें आप पहले देखेंगे कि आपको इस कविता का अर्थ लिखना आना चाहिए। कभी कभी कविता में ऐसे देता है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यह 2 पंक्तियों का रसग्रहण कीजिए या इसका अपने भाषा में विवरण कीजिए या स्पष्टीकरण दीजिए। तो बच्चों इसमें अपनी भाषा में आपको इसका स्पष्टीकरण देना है। मैंने आपको इसका स्पष्टीकरण 2-3 बार आपको इस कविता में बताया है। आगे आकृति पूर्ण कीजिए, इस माध्यम में आप देखेंगे। इसके जवाब अब आप खुद को ढूंढना है बच्चों। ये जवाब मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपको यह वीडियो में से मैंने जो बताया है वो समझ में आया होगा। सिर्फ मैं पढ़ती हूँ, निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। अभी मैंने आपको कहा है इस कविता का वो सार है, कौन सी बातें हमें भूलना नहीं है, जो इस कविता में आपको ढूंढकर लिखना है। समुद्र की 2 विशेषताएं यहाँ पूछी है। तीसरा प्रश्न, पद्य में आए मनुष्य के 4 सद्गुण। मैंने आपको गिटार का उदाहरण दिया था और गिटार में तार बोली थी और उसके साथ साथ मनुष्य के 4 गुण भी उसमें आपको बताए थे, वो यहाँ लिखना है।
शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है, शब्द इस कविता में आया है। क्या आवश्यक, सिर्फ शिक्षा ही होना आवश्यक नहीं है, उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए यह भी कवि ने यहाँ बताया है। आंधी, आंधी या किसके माध्यम से आंधी शब्द आया है वो आपको बताना है। आगे एक वाक्य में प्रश्न है, शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है, कौन सा विज्ञान व्यर्थ है, पद्य में आया सौर मंडल का एक ग्रह का नाम, निर्माण के युग को कहा गया है यानी क्या कहा गया है, अनुसंधान का मतलब। बच्चों इस शब्द के, इस प्रश्न के साथ ही साथ बच्चों स्वमत अभिव्यक्ति आपको पूछी जा सकती है। वो प्रश्न इस तरह है, देश हित के लिए आप क्या करना चाहते हैं, अपने विचार लिखिए। बच्चों अपने मन में आप लिख सकते हैं, आपके मन में देश के प्रति जो भावनाएं हैं वो भावनाएं आप इसमें व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वमत अभिव्यक्ति है, ये 2 अंक के लिए आपको परीक्षा में आता है। और दूसरा प्रश्न इस तरह आ सकता है, हमारे जीवन में चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, इसके बारे में अपने विचार लिखो। अब इस कविता के माध्यम से आपके जो कुछ विचार बने हुए हैं या पहले जो आपने देश के बारे में पढ़ा है, सुना है, इसके बारे में जो आपने मन में विचार बने हुए हैं वो विचार आपको यहाँ लिखने हैं। बच्चों यहाँ निर्माणों के पावन युग में कविता समाप्त हो गई है। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। यह कविता आपको समझ में आई होगी। शब्दार्थ के साथ साथ मैंने इसका अर्थ आपको सारांश के रूप में बता दिया है और कौन से प्रश्न आ सकते हैं यह भी उसकी चर्चा हुई है। अगर किसी को प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।